आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम रेजिस्टेंस के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो रेजिस्टेंस में हमने ये चीज़ भी देखी थी कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो उनमें से जो पहली चीज़ निकल कर आई थी वो ये निकल कर आई थी कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है ना, तो इसका रेजिस्टेंस इसकी लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, है ना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी कौन सी बात थी जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था? तो दूसरी बात ये थी कि रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये वाला एरिया, यानी कि तार की जो वायर की जो मोटाई होती थी उस पर भी डिपेंड करता था, ठीक है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से डिपेंड करता था। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो बच्चों हमको क्या मिला, कंबाइन करने से हमको मिला आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। बेसिकली यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर हम क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे, और एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रो। और ये यहाँ पर रो क्या है, रो ही को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी, है ना। रजिस्टिविटी कह लो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो। ये भी क्या है, बेसिकली एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है ना, जो कि ना तो लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये केवल कैसा रेजिस्टेंस है जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। वायर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है ये, और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? ये बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जो कि केवल नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है ना, कि जो मटेरियल है वो किस टाइप की उस पर डिपेंड करता है, किस टाइप से के मटेरियल पर मटेरियल से बना हुआ है ना। तो बेटा अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या निकला था कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। तो ये एक टाइप से इसको हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला है ना। आर इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो का फॉर्मूला निकालूं तो रो को मैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आर के साथ कर दूंगा और एल अपॉन में चला जाएगा। तो रो इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू बन जाएगा आर ए अपॉन एल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्लियर है? यहाँ से मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई? देखो एसआई यूनिट के लिए हमें क्या चाहिए, एसआई यूनिट के लिए हमें जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो भी आई है, उन सब की हम एसआई यूनिट रख देंगे। तो आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, हमने पढ़ाई है। और ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है ना। और एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे मीटर स्क्वायर पुट कर दी। अपॉन में एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बचेगा क्या, ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा हमसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का देता है जिसमें हमसे बोला जाता है कि इसका रजिस्टिविटी निकालो और रजिस्टिविटी देखकर ये बताओ कि किस टाइप की मटेरियल से बना हुआ है ये जो भी वायर है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक रजिस्टिविटी की टेबल बनाई रखी हुई है। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और इस ज़्यादातर सब्सटेंस की रजिस्टिविटी आपको पता ही होनी चाहिए, है ना। सो यहाँ पे सिल्वर की रजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8, है ना। ओम मीटर में, ओम इंटू मीटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कॉमन सब्सटेंस है जिनकी रजिस्टिविटी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको नोट कर लेना। देखो कुछ अलॉयज़ हैं,
जिनकी रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, ये अलॉयज़ हैं, ठीक है ना। और कुछ इंसुलेटर हैं जिनकी रेजिस्टिविटी लिखी हुई है। देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देखना कि अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी ये जो हमारे मेटल्स या कंडक्टर हैं इनकी रेजिस्टिविटी की बात करूँ, तो इनकी रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है। अगर मैं इनकी रेजिस्टिविटी की बात करूँ तो इनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है यहाँ पे 10⁸ आ रही है मैक्सिमम, यहाँ पे 10⁸ आ रही है। इसके बाद कहाँ से शुरू हुई, 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 तक है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 10⁻⁻6 से लेकर इतने तक है, 10⁻⁻6, 100 इंटू 10⁻⁻6 तक। क्लियर है। इसी तरीके से कुछ इंसुलेटर्स की भी रेजिस्टिविटी दी हुई है इसमें। पेपर है ना, डायमंड है, ग्लास है, इन सब की रेजिस्टिविटी आपको पढ़ लेनी है ना। अब हम आगे बात करते हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे हमारा कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, पहला न्यूमेरिकल कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक वायर की लेंथ दी है हमको 1 मीटर, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही नोट कर लिया है ना। इज 26 ओम, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, किसी भी वायर का, उस वायर का जो डायमीटर है वो कितना है 0.3 mm, तो वो भी मैंने नोट कर लिया है ना। इसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, आप रेजिस्टिविटी बताओ ऑफ द मेटल, उस मेटल की, एट द टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, है ना। प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, और आप उस मटेरियल का नाम भी बताइए जिससे वायर बना हुआ है ना। तो देखो हमने जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हमने यहाँ पे नोट कर ली। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको 26 ओम दी है, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर दिया है, और डायमीटर 0.3 mm दिया हुआ है। देखो ऊपर दोनों की दोनों यूनिट जो है ना वो SI यूनिट है, लेकिन ये जो mm है वो SI यूनिट नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो mm को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10⁻⁻³ से। क्लियर है। अब सबसे पहले हम एरिया की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, किसकी, एरिया की, है ना। एरिया की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे रेडियस नहीं दी हुई है, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर डायमीटर दी हुई है। हम पहले क्या कर लेते हैं, अलग से एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में एरिया आएगा, आपको पता है ना। तो A इक्वल टू क्या होता है, देखो अगर ये वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और क्रॉस सेक्शन किस तरीके का होता है भाई, हम गोल कंसीडर करके चलते हैं, सर्कुलर, है ना। तो हम इसका एरिया जब भी निकालेंगे तो πr² लगेगा, जो कि सर्किल का एरिया होता है ना। तो A इक्वल टू πr²। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू पता करूँ तो हमको R की वैल्यू तो पता है ही नहीं, हमको तो D की वैल्यू पता है। तो अगर हम R की वैल्यू पता करें तो रेडियस का डायमीटर के साथ क्या रिलेशन होता है, बेसिकली रेडियस जो होती है डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है ना। क्या होती है, हाफ होती है, d/2 के बराबर होती है ना। तो हमने क्या किया, R की जगह पर d/2 रखा है, और इस R पे स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। तो ये क्या बन गया, पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर, है ना, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। तो d/2 का स्क्वायर कितना आएगा, d²/4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, एरिया πd²/4। अब हमारा काम हो गया, एरिया की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। अब हम क्या अप्लाई कर देंगे, अब हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। देखो अब हमारे पास सारी वैल्यू हमको गिवन है, हमको सारी वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम, है ना। तो देखो भाई R की वैल्यू 26 थी, पाई की वैल्यू 22/7 हमने लगा ली,
22/7, और डी स्क्वायर था, है ना। तो हम क्या करेंगे, डी 0.3 इंटू 0.3 यानी कि 0.3 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कितना आएगा, 10⁻⁻6, है ना, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है ना। अपॉन में नीचे कितना चल रहा है, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एल से, इस 4 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा एल से, तो एल की वैल्यू और 4 की वैल्यू 4 रख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 4 × 1 4, इससे ये कैंसिल कर दो, 2 से ये 4 जाएंगे 2 बार, और ये 11 बार जाएंगे, इस 2 से ये 26 13 बार जाएंगे। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसका और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, है ना, और उसमें डिवाइड 7 से करेंगे, तो ये हमें कितना मिलेगा, रो की वैल्यू मिल जाएगी हमको, रो की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, रो की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1.84 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। अब ये रजिस्टिविटी जो है ना, जो हमारे पास आई है ना, इसका कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ये जो रजिस्टिविटी है जो हमें मिली, उसे हम देखेंगे टेबल में, है ना। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो रजिस्टिविटी कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको तो याद कर ही लीजिए। बेसिकली अलॉय की तो ज़रूरी याद कर लीजिए, है ना, किसी अलॉय की, ठीक है ना। तो अलॉय की रजिस्टिविटी याद कर लीजिए। तो जब आप देखोगे तो अलॉय की मैग्नीज वाले अलॉय की रजिस्टिविटी जो होगी वो इतनी होती है। तो आप इस रजिस्टिविटी को देख के बता देंगे कि वो जो वायर बना होगा वो किस रजिस्टिविटी का होगा, वो जो वायर बना होगा वो मैग्नीज वाला वायर है। क्लियर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। एक 4 ओम के रेजिस्टेंस का एक वायर है, वो खुद का क्या किया जाता है, डबल किया जाता है, यानी उसको फोल्ड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर ये वायर है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ से बीच में से कहीं से मोड़ करना फोल्ड किया जाता है। अच्छा देखो, फोल्ड करने से होगा क्या, ये जो वायर होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा भाई, डबल करेंगे इसको तो, है ना। और जो इसकी लेंथ होगी वो आधी हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आधी, L/2 के बराबर हो जाएगी। अगर शुरुआत में लेंथ L है तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आपको नया रेजिस्टेंस बताना है वायर का। ऐसा करने के बाद, है ना, तो हम पहली कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन में हमको दिया गया कि R1 की जो वैल्यू है, पहली कंडीशन में हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है शुरुआत में, 4 ओम। तो R1 के लिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρL/1। इसमें से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पहले तो वायर वैसा ही होगा जैसे था नॉर्मल कंडीशन में। उसकी लेंथ L मान लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A आएगा, है ना। ठीक है भाई, अब हम आगे की बात करते हैं। अब दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली दूसरे केस में L फोल्ड करने के बाद जो होगी वो L/2 के बराबर हो जाएगी। अगर हमने तार की लेंथ को L माना है तो शुरू में माना था, बाद में वो डबल कर दिया गया फोल्ड करके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, L/2 लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना। किसके बराबर हो जाएगा, L/2 के बराबर। इसी तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि L की वैल्यू L/2 के बराबर हो जाएगी, एरिया की वैल्यू 2A के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। अब हम R2 निकालेंगे, यानी कि R2 क्या है, न्यू रेजिस्टेंस है। क्या है ये, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है ना, न्यू रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, R2 इक्वल टू ρL की जगह पे लगाएंगे L/2 अपॉन A की जगह पे क्या लगाएंगे, 2A, ठीक है। इस 2A का मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगा तो ये 4A हो जाएगा, और ρL/4A फाइनल हमारा R2 ये आएगा। अब हम क्या करेंगे,
R2/R1 कर देंगे तो R1 की वैल्यू हमको पता है, वो R2/R1 करेंगे तो R2 की वैल्यू ये आई है ρl/4a, तो ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। अपॉन लगाएंगे R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की शुरुआत में थी वो कितनी निकली थी, और ρl/a निकली थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ρl और ρl ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों चीज़ें a से a कैंसिल हो जाएगी, अपने पास क्या बचेगा 1/4 बचेगा केवल। तो R2/R1 की वैल्यू बचेगी हमारे पास 1/4, यहाँ से R1 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 इंटू R1। अब R1 की वैल्यू हमको शुरुआत में दी थी, शुरुआत में R1 की वैल्यू दी थी हमको, तो R1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 ओम। क्लियर है बात। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हमसे, 2 पूछे गए हैं, है ना। तो ये तो भाई डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, बी क्वेश्चन में, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड so that its length is doubled and area of cross section is halved, how will its, फर्स्ट इसमें पूछा गया है रेजिस्टेंस चेंज एंड सेकंड इसमें पूछा गया रेजिस्टिविटी चेंज। यानी कि बी वाले क्वेश्चन में भी हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें बोला गया है कि एक एल लेंथ का वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R है, उसको खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, और कुछ इस तरीके से स्ट्रेच किया जाता है कि उसकी लेंथ जो होती है वो फाइनली डबल हो जाती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाता है ना। तो अब अपन को ये बताना है कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा और रजिस्टिविटी में कितना चेंज होगा। तो देखो रेजिस्टेंस चेंज तो आपको इस वाले क्वेश्चन की तरह करना है जो इससे पहले मैंने करवाया है, वो आपको खुद ही करके देखना है ना। जब आपको अगर वो ना आए तो इस वीडियो को रेफ़र कीजिएगा, है ना, और इस क्वेश्चन पे दोबारा लौट कर तब इसे देखिएगा। तो यहाँ नीचे सॉल्यूशन है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, रजिस्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। तो रजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपनी आगे की तरफ, है ना। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आगे का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना। तो रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं 2 तरीक़ों से, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो पहले अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिकली इसमें जो रजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लो कि एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया और एक रजिस्टर ये हो गया, तो इन तीनों रजिस्टर को अगर हमें कनेक्ट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका एक एंड इसका दूसरा एंड इसके पहले वाले एंड से कनेक्ट होगा और इसका दूसरा एंड इसके पहले वाले एंड से कनेक्ट होगा, इस तरीके से। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें करंट हमेशा थ्रू आउट द सर्किट क्या रहता है, सेम करंट फ्लो करता है। क्या करता है, सेम करंट। ठीक इसी तरीके से अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये होता क्या है कि इसमें जो रजिस्टर्स होते हैं उन सभी का एक साइड के जितने भी एंड्स हैं वो किसी एक कॉमन पॉइंट पर क्या करते हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन होते हैं, और बाकी दूसरी साइड के जो दूसरी साइड के जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसमें हम बात करें तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। ये दोनों बातें याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना। देखो अब हम इसे डायग्राम से समझाते हैं। देखो इस तरीके से है, जैसे मैंने क्या बोला कि इसमें ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, ये R3, तीनों को अगर हमको कनेक्ट करना है तो R1 का जो सेकंड एंड होगा ये वाला, है ना, इधर का, वो R2 के इधर वाले यानी कि R2 के फर्स्ट वाले एंड से क्या होगा, कनेक्ट होगा। इसी तरीके से R2 का सेकंड एंड R3 के किससे कनेक्ट होगा, R3 के
R3 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो वोल्टेज नापने के लिए हमने इसमें क्या करेक्ट कर दिया है, वोल्टेज नापने के लिए हमने इसमें वोल्टमीटर का यूज किया है, और करंट की क्वांटिटी नापने के लिए हमने इसमें किसका यूज किया हुआ है, अमीटर का यूज किया हो। चाहो तो इसको करो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे हमने R1 R2 और R3 ये तीनों रजिस्टर लिए और इनको हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर साइड के जितने भी एंड पॉइंट है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, जैसे ये कॉमन पॉइंट है एक्स वाला, है ना। इसी तरीके से इधर के जितने भी कॉमन पॉइंट, इधर के जितने भी एंड पॉइंट है ये, वो सब एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, और ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा, ये कॉम्बिनेशन हमारा कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बेसिकली इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम फ्लो होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या हम ये कह लें नेट रेजिस्टेंस, या टोटल रेजिस्टेंस, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कुछ भी कह सकते हैं। एग्जाम में किसी भी तरीके से लिखा हुआ आ सकता है। तो शब्दों के साथ शब्दों से कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर हम ये कहें कि इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और तुमने पढ़ा हो कि नेट रेजिस्टेंस, है ना, तो वहीं कहीं कंफ्यूज हो जाओ, तो ऐसा मत करना। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी हम डेरिवेशन करेंगे, इसके फॉर्मूले की किस तरीके से करेंगे। देखो, हमने एक सर्किट बनाया जिसको हमने इस सर्किट में कुछ 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, है ना। लेने को तो हम बहुत सारे ले सकते थे, तो हमने फिलहाल डेरिवेशन के लिए 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, है ना। और तीनों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। ठीक है, हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम फ्लो करता है, यानी कि इस रजिस्टर पर जितना करंट फ्लो हो रहा होगा इस पर भी और इस रेजिस्टेंस पर भी। ठीक है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। ऐसा हमने मान रखा है। ठीक है, करंट अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं। अब हम आगे करते हैं। देखो, अगर हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओम्स लॉ से हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V नेट इक्वल टू क्या होगा, IR नेट, है ना, IR नेट होगा। तो वही हमने लिखा हुआ है V इक्वल टू IR नेट। अब केवल पहले रजिस्टर पर हम बात करते हैं, पहले रजिस्टर पर कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, पहले रजिस्टर के लिए। तो देखो, पहले वाले रजिस्टर के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले वाले रजिस्टर के लिए V1 मान लेते हैं, V1 है ही है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, IR1। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, IR2। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए, यानी कि इस वाले रजिस्टर के लिए IR3 बनेगा। टोटल करें इनका तीनों का, तो टोटल इन तीनों का किसके बराबर होगा, V नेट के बराबर होगा। तो V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे हमने लिख लिया। अच्छा, V नेट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, IR नेट, है ना, और इन सब की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। यहाँ से हम I कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, और यहाँ से IR नेट तो चल ही रहा है, इस वाली I से ये वाली I कैंसिल हो जाएगी, तो R नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, R नेट का फॉर्मूला बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है बात। अगर मान के चलो हमारे पास ऐसे करके यहाँ इस सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रजिस्टर जुड़े होते, मतलब N रजिस्टर जुड़े होते, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बन जाता, इसी वाले फॉर्मूले को हम बोलते हैं R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक, है ना, कहाँ तक, Rn तक। अगर मान के चलो ये सारे के सारे रजिस्टर, ये सारे के सारे जो रजिस्टेंसेज हैं, इन सब की वैल्यू R के बराबर होती, मतलब सब की वैल्यू बराबर होती, तो हम क्या कह देते कि ये भी R, ये भी R और ये भी R, और ये N तक ऐसे ही करके चलता चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R नेट का फॉर्मूला बनेगा फिर N रजिस्टर है ना, तो फॉर्मूला आर R नेट इक्वल टू N इंटू R। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 के 5 और 5 ऐसे 3 रजिस्टर हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस इनका क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 3 बार रजिस्टर को जोड़ा गया है, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5। तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा सीरीज में, ये 15
ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है ना बात? आगे बढ़ते हैं अब हम करेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो पहला करेक्टरिस्टिक शुरुआत में ही बताया था कि जो करंट होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में। दूसरा कि इसमें जब भी हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो एक कंटिन्यूस पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, एक कंटिन्यूस ड्रॉप इन पोटेंशियल होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल जो वोल्टेज होते हैं पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वो किसके बराबर होते हैं? सभी इंडिविजुअल रजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होता है ना। जैसे मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn तक डॉट 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 m तक। अगर हम इसमें नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो नेट रेजिस्टेंस जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आता है ना। मतलब नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? मोर होता है, ज़्यादा होता है हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ठीक है ना। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में की डेरिवेशन करेंगे ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? तो बेसिकली अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ऐसे ही सेम हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी सीखना है। तो हमने 3 रजिस्टर लिए हुए हैं, है ना, एक पर अच्छा, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हमने इस तरीके से एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है ना। और यहाँ से देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा, है ना, करंट के पास 3 डायरेक्शन हो जाएंगे डिवाइड होने के लिए। आपको हमेशा यही देखना है ना, कि करंट कहाँ से डिवाइड हो रहा है। अगर करंट कहीं पर भी डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो इन सभी रजिस्टर पर अलग अलग करंट पहुँचेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस वाले रजिस्टर पर करंट जो है I1 है, इस पर I2 है, इस पर I3 है, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 और R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग में बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? हर एक रजिस्टर पर सेम रहता है ना, पूरे उसमें। इसी तरीके से सबसे पहले अगर हम नेट करंट की बात करें पूरे रजिस्टर पर, टोटल करंट जो होगा वो आई नेट के बराबर होगा। और आई नेट का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन आर नेट। अरे भाई V इक्वल टू IR होता है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन आर, है ना। अब अगर हमें आई नेट निकालना है तो आई नेट इक्वल टू V अपॉन आर नेट। ठीक है। V पर नेट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि V कांस्टेंट है ना, हमेशा वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो पहले वाले रजिस्टर के लिए आई की वैल्यू निकालें, यानी पहले वाले रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। दूसरे वाले रजिस्टर में V अपॉन R2। तीसरे वाले रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? V अपॉन R3, है ना। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को ऐड कर दें तो आई नेट के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिंग इक्वेशन 1 वो 2, 3, 4, है ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा? आई नेट के। और आई नेट की वैल्यू क्या है? V अपॉन आर नेट, इक्वेशन फर्स्ट से। तो V अपॉन आर नेट रख दी, ये किसके बराबर होगी? I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और V अपॉन R2, और ये V अपॉन R2। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? V कॉमन ले सकते हैं इधर से। तो V अब कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। ये V से V कैंसिल हो जाएगा, ये वाले V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे करके। और अगर हमारे पास n रजिस्टर हैं, तो यही फार्मूला किसके रूप में बन जाएगा? यही फार्मूला बन जाएगा 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। ठीक है। अगर R1, R2, R3 ये सारे रजिस्टर R के बराबर हैं, है ना, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर ये सारे रजिस्टर R रेजिस्टेंस के बराबर हैं, किसके बराबर हैं? R रेजिस्टेंस के बराबर हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 अपॉन आर नेट का। तो 1 अपॉन आर नेट का बन जाएगा n अपॉन आर। हमें चाहिए किसकी वैल्यू? आर नेट की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये आर नेट किसके बराबर हो जाएगा? R अपॉन
एन के बराबर हो जाएगा। ये इधर से अगर हम ये उल्टा करेंगे तो ये वाला भी पोर्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन एन। ठीक है, अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक पहले की बात करें हम, तो करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से ही पता चलता है उनके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस के, यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस कम कर देते हैं तो करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस अगर हम कम कर देते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देते हैं तो करंट ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम फ्लो होगा। और दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर एक रजिस्टर में वो सेम होता है, हर एक रजिस्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, सेम होगा। और तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, जो नेट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से जो सबसे छोटा वाला इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होता है, छोटा होता है। ये जस्ट उसका अपोजिट है जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, ठीक है ना। अब हमसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बेटर कौन सा वाला होता है ना, सीरीज या पैरेलल, यानी कि हमसे ये पूछा जाता है डिसएडवांटेज और ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो हम ये देखते हैं, अगर हम पहले की बात करें तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेज को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना प्रैक्टिसेबल नहीं है ना, क्या नहीं है, प्रैक्टिसेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, करंट सेम रहता है, और हमको ये भी पता है कि अलग अलग टाइप के जो अप्लायंसेज होते हैं उनको चलाने के लिए अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है, और जबकि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी में सेम फ्लो होता है। तो मान के चलो कि हमने किसी वायर के थ्रू 5 एम्पियर का करंट छोड़ा और हमने अप्लायंसेज लगा रखे हैं 2 के भी, जिनको 2 की ज़रूरत है, जिनको 3 की ज़रूरत है, जिनको 4 की ज़रूरत है। तो अब ये इतना करंट को तो सहन कर नहीं पाएंगे ये वाले अप्लायंसेज, तो ये वाले अप्लायंसेज क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाएगा इसमें, ये वाले अप्लायंसेज क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये पहला डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का, है ना। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में अगर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर किसी भी सर्किट में बहुत सारे अप्लायंसेज लगे हुए हैं, है ना, तो अगर उनमें से एक फेल हो गया तो सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे, फेल हो जाते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट। और ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होता है, लिखा है ना, इट डज नॉट हैपन इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है ना, यानी कि इसका तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये तो लाभ है, प्रॉफिट है। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या होता है, तो अगर हम तीसरे की बात करें तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसलिए ये पार्टिकुलरली किसी अप्लायंस के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है ना। और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट अमाउंट की जिनको इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन से प्रॉपरली पहुंचता है ना। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके एडवांटेज हो गए, है ना, पैरेलल के एडवांटेज है ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ी हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन को नहीं करते। और इसी वजह से, इस वाले रीज़न की वजह से ही घरों में, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही चीज़ें लगाई जाती हैं, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही चीज़ें क्या की जाती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर तो बहुत ज़्यादा कीजिए बिकॉज आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।